लोग जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ईबिटा क्या होता है, ईबिटाडा क्या होता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, और अर्निंग पर शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई एक शेयर पे कितना रुपया यानी कि हमको मिला। डीसीलेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए सही तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग में कुछ रेशियो होते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने के लिए वैल्यू देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसका बेसिक्स नॉलेज लेंगे, फिर हम लोग एडवांस में चलेंगे। तो कोई भी कंपनी जैसे होती है, ठीक है, कोई कंपनी होती है तो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है। हो सकता है कि वो कोई शू बना रहा हो या साबुन बना रहा हो या कुछ भी बना रहा हो। सब में कुछ रॉ मटेरियल्स खर्चा होता है, उसमें सेल्स होता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर जो है ना कि उसको सेलिंग में जो खर्च होता है उसको माइनस किया जाता है। उसके बाद ये पता चलता है कि कंपनी भाई कितना यानी कि रेवेन्यू कमा रही है। तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है आज हम लोग जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ईबिटा क्या होता है, ईबिटाडा क्या होता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, और अर्निंग पर शेयर हम लोग कैसे निकालते हैं कि भाई एक शेयर पे कितना रुपया यानी कि हमको मिला। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाला है, इसीलिए बोर्ड पे ध्यान से आप ये देखिए कि कोई भी कंपनी करती है पहले सेल्स, ठीक है। कोई भी कंपनी जो है पहले सेल्स करती है। अगर कोई कंपनी अगर सेल्स ही नहीं करेगा तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती है। अगर हम कोई भी वस्तु सेल्स करते हैं तो वो कोई भी वस्तु को उत्पादन में हमें पहले की रॉ मटेरियल खर्च होता है, जिसको जो है ना कि COGS से प्रिटेक्ट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स इसको बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स। जो मान लीजिए कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस करती है, इसको करोड़ मान सकते हैं या 100 यानी कि 100,000 यानी कुछ भी मान सकते हैं, 100 लाख रुपए मान सकते हैं, या इसको कुछ भी कर सकते हैं इसमें। यानी कंपनी जो है ना कि इसको 100 मान लेते हैं कि जो सेल्स करती है 100 करोड़ का सेल्स करती है। तब इसमें से जो है ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है यानी कि इसको बनाने में इसको जो रॉ मटेरियल लगा वो कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स इसका बनाने में इसको 40 रुपये का, मान लीजिए 40 करोड़ रुपये का खर्च होता है। तो खर्च होने के बाद जो रेवेन्यू हमको यानी कि यहाँ पे बचता है, तो मान लीजिए इसको यानी कि करने में तो इसको जो है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है, GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि 100 अगर उसका करोड़ अगर वो रेवेन्यू यानी कि कमाती है, मान लीजिए सेल्स करती है कंपनी, अगर 100 करोड़ रुपया सेल्स करती है तो उसमें से 40 करोड़ रुपए का जो है ना उसको यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, ओरिजिनल में इसमें कोई एक्सपेंस नहीं जुटा हुआ है, सिर्फ रॉ मटेरियल खर्च जो उसको बनाने में जो खर्च हुआ वो लगभग यानी कि 40 यानी कि करोड़ रुपये खर्च होती है। तो इसके पास जो ये रुपया बचता है यानी कि 60 करोड़ रुपया, ये उसका कि प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि नेट ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब अगर हम इससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई 1 लाख करोड़ की भी कंपनी हो, कोई यानी कि 10,000 करोड़ की कंपनी हो, इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कितना करोड़ वो कमाया, कितना करोड़ वो कमाया, इसीलिए इसको मार्जिन में यानी कि तब्दील किया जाता है। कोई भी कंपनी को अगर छोटी है, मान लीजिए अपना जो बिजनेस करने में कितना धन लगाई है उसी हिसाब से वो यानी कि वो रेवेन्यू कमाएगी। अब जो रेवेन्यू कमाएगी तो उसमें पहले मार्जिन में यानी कि उसको परसेंटेज फॉर्म में डाला जाता है, ताकि ये प्रिडिक्ट करने में आसान हो कि कौन कंपनी कितना रेवेन्यू कमाई। अन्यथा ये राउंड फिगर सही नहीं आएगा, कोई यानी कि 5,000 करोड़ रुपये कमाता है, कोई 500 करोड़ रुपये कमाता है। इसी वजह से इसको जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले निकालना पड़ता है। यानी कोई भी कंपनी जैसे ईबिटा का मार्जिन निकालना पड़ेगा, यानी पेट मार्जिन निकालना पड़ेगा, PBT निकालना पड़ेगा, सब मार्जिन के तौर पर होगा, यानी परसेंटेज के फॉर्म में। तो इसको जो मार्जिन हम निकालते हैं तो सीधा से यही फंडा है कि GP पे ले लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। ई डिटरमाइन में नीचे जो रहेगा इसका मान लीजिए सेल्स, ठीक है, इस सेल्स इसका रहेगा, और उसके बाद इसको 100 × 100 किया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये 60 यानी कि इसका करोड़, यानी जो भी उसका राउंड फिगर हो, कंपनी का जब बैलेंस शीट पढ़िएगा तो उसमें उसका सेल्स लिखा हुआ रहेगा, तभी उसका यानी कि परसेंटेज वो निकलता है। तो वो ऐसे सब लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस जानने के लिए सही तरीके से ये इसको देखा जा रहा है। तो इस 60 में मान लीजिए सेल्स है 100 करोड़ का है, ये करने के बाद जो है ना हमें 60% जो है
इसका ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि मार्जिन इसका बना। इसका ग्रॉस प्रॉफिट जीपीएम, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो इसका है जीपीएम 60% इसका प्राप्त हुआ। तो अभी आप लोग ये जान चुके हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है। पहले जो कंपनी सेल्स करती है उस सेल्स को यानी कि जो भी रेवेन्यू कमाती है उसमें से जो है ना कि जो कंपनी का रॉ मटेरियल है जो उसको बनाने में खर्च हुआ उसको माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में क्या होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है उसमें से जो है यानी कि जो सेल्स को बटे करने के बाद गुना यानी कि 100 से करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो हमको ये प्राप्त हो जाता है। ये 60% यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमको प्राप्त हुआ। तो इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसलिए देखा जाता है कि प्राइस पावर किसी भी कंपनी के पास कितना है ये उससे पता चलता है। मान लीजिए कंपनी में कुछ बेहतर है तभी तो वो ज़्यादा मार्जिन कमा पा रहा है, वो 40 रुपये खर्च कर रहा है और 100 रुपये में यानी कि 100 रुपये यानी कि वो सेल्स कर रहा है, 40 रुपये खर्च आ रहा है, 60 रुपये बच रहा है। लेकिन इसमें टैक्स और इंटरेस्ट ये सब कुछ जुटा हुआ नहीं है, ना ही ये इसके आगे जो है। जैसे अब मान लीजिए कि ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये 60 रुपया इसका होता है। अब हमको निकालना है इसमें से EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। ये निकालने के बाद जो है ना कि ये निकलेगा कैसे। अब मान लीजिए कोई भी वस्तु हम यानी कि सेल्स किए, उसको बनाने में इतना खर्च हुआ, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ यानी कि जो हमको यानी कि प्रॉफिट यानी कि मिला उस पर। लेकिन उसमें जो है ना कि सेलिंग प्राइस जो सेल करने में जो है हमने खर्च किया अपना यानी कि कॉस्ट जो उसमें यानी कि आया उस चीज़ को इसमें माइनस करना होगा। सेलिंग एंड एमोटाइजेशन जो है ना कि उसमें एडमिन एक्सपेंस जो होता है जो खर्च होता है उसको माइनस करना होता है। अब इसमें जो है ना कि सेलिंग जो है ना इसको सेल करने में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो है इसका जो है मान लीजिए कि इसको जो है ना कि प्रचार प्रसार सब कुछ करने में जो है ना हमको जो खर्च आया उसमें से यानी कि 30 करोड़ मेरा मान लीजिए कि 30 करोड़ यानी कि उसमें से खर्च हो गया। यानी कि कंपनी जो है ना पहले सेल्स की, उसमें से जो है ना कि उसको बनाने में जो सेल्स की मान लीजिए 100 करोड़ रुपये का सेल्स की, जिसमें से 40 करोड़ रुपये उसका रॉ मटेरियल था जिसको बनाने में खर्च हुआ। या तो हम जूता बना रहे हैं या साबुन बना रहे हैं या कोई भी बिस्किट बना रहे हैं, उसमें से वो उतना रुपये का रॉ मटेरियल था जो ज़रूरी है वो तो लगेगा ही लगेगा। जिसमें से अभी उसमें जो है ना कि सेलिंग प्राइस जो सेल करने में जो खर्च हुआ, एडवर्टाइजिंग में जो खर्च हुआ वो नहीं जोड़ा जाता है। अगर सिर्फ हम सेल्स में से अगर माइनस करते हैं यानी कि कॉस्ट को यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स को अगर माइनस करते हैं, हो सकता है आईटी सेक्टर से अगर कोई कंपनी का शेयर है तो उसमें आईटी सेक्टर में एम्प्लॉय ही उसका कॉस्ट होता है, उसको सैलरी जो दिया जाता है। तो इसमें कॉस्ट यानी कि उसमें जो है यानी कि हम उसमें जो भी रॉ मटेरियल में जो खर्च होता है उसको माइनस करने के बाद हमको यानी कि जीपी निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है, उसको जो है ना कि सेल्स यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है उसमें बटे जो है ना कि सेल्स इनटू यानी कि 100 करने के बाद जो प्राप्त होता है तो वो मेरा जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होता है। किसी भी कंपनी का कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर इसका COGS अगर मान लीजिए 40 के बजाय 60 होता है तो ये ऑटोमेटिक ये 40 हो जाएगा, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये राउंड फिगर लिया गया है 100, हो सकता है ये 5,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, 3,000 करोड़ हो, कुछ भी सेल्स हो सकता है। तो उसी प्रकार ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद जो है ना अगर EBITDA हमको हम निकालना है तो इसके लिए होता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो होता है उसको यानी कि इसमें माइनस किया जाता है। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट 60 करोड़ रुपया है जिसमें से 30 करोड़ रुपया मान लीजिए एडवर्टाइजिंग कराते हैं किसी भी आदमी से या उसको बेचने में जो खर्च आता है उस एक्सपेंस को जो है ना इसमें माइनस किया जाता है। तो माइनस करने के बाद जो है ना तो ये जो है मेरे पास जो ये बचता है ये 30 करोड़ रुपया ये मेरा EBITDA होता है, EBITDA होता है, जिसमें से ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन यानी कि इसमें डिप्रिसिएशन क्या होता है और एमोटाइजेशन क्या होता है। पहले डिप्रिसिएशन समझिए कि मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री हम लगाए हैं, हज़ारों करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ है, तो वो कुछ न कुछ यानी कि मतलब मशीनरी लगाए हैं, बहुत कुछ लगाए हैं, तो उसको खर्च होता है। वो कुछ न कुछ दिन बाद अगर आज वो 10,000 रुपये का है तो धीरे धीरे वो मकान भी ख़राब होता है। कोई भी यानी कि वस्तु उसमें लगाए हैं, मशीनरीज लगाए हैं, उसी वो ख़राब होता है। तो उसमें जो एक्सपेंस उसको अनुमान से लगाया जाता है कि इसमें यानी कि डिप्रिसिएशन हुआ ये, तो वो जो यानी कि उसका जो अतिक्रमण हुआ यानी कि वो जो ख़राब होगा 10 साल या 20 साल सबकी उम्र होती है, उसी हिसाब से उसको प्रोपोर्शन में डाला जाता है कि कितना इसका होना चाहिए। उस हिसाब से अगर इसको जब तक हम माइनस करेंगे तभी हमको EBIT निकलेगा।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है और इसको ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है, ऑपरेशन में जो खर्च हुआ, ठीक है। सेलिंग, जैसे अब ईबिट जो है, जैसे ये हमको प्राप्त करना है तो इसमें डा को पहले निकालना होगा। मान लीजिए ईबिट डा था ये 30, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं अदा किया गया है, ना ही टैक्स अदा किया गया है, और डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी कि जो रख रखाव में जो खर्च होता है और उसको मरम्मत में जो खर्च आता है, जो वो सारा एक्सपेंस इसमें से जो माइनस नहीं हुआ है। अब अगर हम इसको जब तक इसमें माइनस नहीं करेंगे, मान लीजिए जो भी उसमें हो, तो इसको माइनस करने के बाद हमको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकल जाएगा, ईबिट निकल जाएगा इसका, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। यानी कि अब मान लीजिए कि इसको जो है ना कि 5 करोड़ रुपया मान लीजिए हमारा यानी कि डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन खर्च है, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है ना मेरा ईबिट निकल जाएगा, ये 25 हो गया, ठीक है। इसमें ईबिट ये मेरा निकल गया। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। कहीं ईबिट लिखा रहेगा, कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा रहेगा, इसीलिए ईबिटडा को ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं मानना है कि ऑपरेशन से जो हमको खर्च हुआ, सेलिंग प्राइस तो हटा ही दिए, सब कुछ हटा ही दिए, तो जो ये बचा ईबिटडा ये मेरा हो गया, क्योंकि उसमें से डिप्रिसिएशन उसको नहीं हटाया गया है। हो सकता है किसी साल कंपनी वो ना हटाए, जिसके कारण मान लीजिए कि उसका रेवेन्यू कम आया है तो उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या तो अगले यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट जो 3 महीने में कंपनी देती है उसमें वो उसको इंक्लूड कर दे। इसीलिए यहाँ पे जो है ना कि डिप्रिसिएशन अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर इसको करती है तो इसको किसी भी हाल में, आज नहीं तो कल, उसको करना ही पड़ेगा। तो इसमें से घटाने के बाद ये 25 होता है, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। अब हमको आज आपको समझ में आ गया ईबिटडा क्या होता है, यानी कि सेल्स करना है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को हटाना है, उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल्स इंटू 100 करने के बाद ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब ये जितना भी पोर्शन हो सकता है उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है ना कि हमको ईबिटडा निकालना है, ठीक है। ऑपरेटिंग जिसमें से डिप्रिसिएशन जो है ना, ईबिटडा निकालने के लिए हमको जो है इस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस जो उसको खर्च करना पड़ा उसको, यानी कि उसमें माइनस करना होगा। एडवर्टाइजिंग से लेके उसको बेचने में जो खर्च आया उसको माइनस करना पड़ेगा। जो भारी पोर्शन हो सकता है उसमें से 30 करोड़ रुपया मान लीजिए कि मेरा वो एक्सपेंस आया, सेलिंग करने में उसको और एडवर्टाइजिंग करने में हमको खर्च आया, तो उस खर्च को इसमें माइनस करने के बाद अगर जीपी में से इसको माइनस करते हैं तो मेरा ईबिटडा निकल जाता है। इसमें डा अभी डिप्रिसिएशन अभी चार्ज इसमें नहीं काटा गया है, जो हमारा रख रखाव या हम जो कंपनी बनाने में जितना खर्च किए थे, लोन लिए थे, क्या लिए थे, उस सब इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसको आप यानी कि ROCE भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अब इसमें डा को हम डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो है ना 5 करोड़ का हम उसको रख लेते हैं। इसको हटाने के बाद ये मेरा ईबिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। मार्जिन निकालने के लिए सब में वही है। अब जितना मान लीजिए कि 30 ही इसका ईबिटडा निकला, तो उसी में सेलिंग जो इसका था, सेलिंग था, वो सेलिंग बटे दिए इंटू 100 करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा जो है ये 30% इसका ऑटोमेटिक जो है ना ईबिटडा निकल गया। अब उसके बाद ये डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद ईबिट आया, तो इसका मार्जिन, ईबिट मार्जिन, ये जितना भी निकल रहा है ईबिट मार्जिन के तौर पे ये मार्जिन होगा। ये इसमें जो है ना ईबिट जीपी मार्जिन या ईबिटडा मार्जिन या ईबिट मार्जिन, ये टोटल यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसको बोला जाता है। तो वो मार्जिन निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, यानी कि जो ईबिट आया मान लीजिए 25 आया, अब इसमें से जो है हमको सेल्स को इसमें बटे करना है, इंटू 100 करना है, जिसके कारण ये निकल जाएगा मेरा 25%। अब इसको जो है ना कि आप ये समझिए, किसी भी कंपनी को अगर आपको सही तरीके से जांचना है तो पहले उसका प्राइसिंग पावर को देखना होगा, पहले उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को जो है ना पहले आपको ध्यान से समझना होगा, उसको कंपेयर करना होगा। उसी सेक्टर का जो कंपनी है, जितनी बड़ी वो कंपनी है, उसी से जो है ना कोशिश कीजिए कि उससे पहले कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चलेगा उसका प्राइसिंग पावर ये क्यों है, वो क्या ऐसा है, यानी कि हमेशा आदमी उस सामान को यूज कर रहा है ताकि इसका ये मार्जिन यानी कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, वो 10 साल तक रहेगी या नहीं रहेगी।
तो प्राइसिंग पावर इसलिए होता है कि अगर ब्रांड अगर वैल्यू होता है वो बार बार यानी कि उसको यानी कि आदमी खरीद रहा है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले दो चीज़ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका सेल्स और दूसरा होता है प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी बहुत सारा सेल्स सिर्फ कर रही है और प्रॉफिट बहुत ही कम कमा रही है, उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो भी कंपनी सही नहीं होता है। और किसी को प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है लेकिन उसका सेल्स ही नहीं है, हो सकता है 2 साल तक उसका सेल्स सही रहे, वो अस्थिर हो गया हो, सेल्स ना बढ़ रहा हो। इसलिए दोनों बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये रेशियो जो है ना कि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी कंपनी को सही तरीके से जज करना है तो पहला तो क्या है कि सेल्स को तो देखना ही पड़ेगा, ये नहीं किया। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है ना कि आपको ये बता देगा कि भाई कंपनी का पावर क्या है। उसके बाद सेलिंग और एडवर्टाइजिंग में जितना खर्च होता है यानी कि उसको माइनस करने के बाद हमको EBITDA निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को अगर माइनस करते हैं तो ये हमको EBIT निकल जाएगा, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इतना जो काम किए उसके माध्यम से हमको ये प्राप्त हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले तो अब यहाँ पे है EBIT निकलने के बाद अब यहाँ पे ये देखिए ये पोर्शन, ठीक है, इंटरेस्ट भी बाकी है और टैक्स भी बाकी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि इसका जो है ना कि इंटरेस्ट पे करना पड़ गया 5 करोड़ रुपए का। हो सकता है कि कम कर्ज वाली कंपनियों कर्ज लिए हो या तो कहीं और भी एक्सपेंस खर्च होता हो, इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट कहीं से लगता है तो ये हो सकता है ना लगे। तो ये अगर नहीं लगेगा तो ये जी वहाँ कॉलम जो होगा वहाँ पे खाली होगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 जो है करोड़ जो है ना उसको इंटरेस्ट लग गया, वो बिजनेस को करने में, ऑपरेटिंग करने में जो है ना उसको 5 करोड़ का खर्च आ गया, ठीक है। तो ये 5 करोड़ खर्च करने के बाद जो है ना कि ये टोटल मेरा कितना हो जाता है, 20 रुपया इंटरेस्ट हम पे कर दिए। तो अब इंटरेस्ट पे करने के बाद जो है ना प्रॉफिट बिफोर ये टैक्स मेरा क्या निकल गया, 20। क्या निकल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि अभी टैक्स नहीं दिया गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मेरा है PBT निकल के आ गया 20 रुपया। तो यह 20 करोड़ जो भी है CR समझिए, अगर हम 100 करोड़ रुपये रखे हैं तो ये मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा ये हो गया। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इसमें से टैक्स को हमको भरना है, तो अगर मान लीजिए कि पहले ही शुरुआती दौर में ही अगर हम टैक्स को हटाते तो हमको इतना पे टैक्स देना पड़ जाता। लेकिन हम जो जो ये वस्तु बनाए उसको सेल्स करने के बाद उसको यानी कि उसका जो सब चीज़ हटाने के बाद, कॉस्ट सब हटाने के बाद, जो एक्सपेंस किए उसको हटाने के बाद जो हमको बेनिफिट बचा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब ना उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। ऐसा तो नहीं कि हम पूरा यानी कि जितना कमाए, मान लीजिए कि हम 100 करोड़ का सेल्स किए, 40 करोड़ रुपया मेरा खर्चा था, अब 60 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो इस पर हम टैक्स नहीं देना होता है। तो टैक्स देना कहाँ होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि यहाँ पे देना होता है जब EBIT निकल गया उसके बाद जो है ना आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो है ना EBIT में से इंटरेस्ट चला गया, मान लीजिए इंटरेस्ट अगर देती है, तो अगर ये नहीं है तो डायरेक्ट उसको टैक्स देना होगा। तो अब यहाँ पे जो है ना 20 करोड़ इसका मान लीजिए कि अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी कि जो ऑपरेशन से जो ये कमाई पैसा, अब इसमें से है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, डायरेक्ट इसमें से जो है ना जो टैक्स, मान लीजिए 30% कंपनी लगाती है या 20% लगाती है, कोई भी हर वस्तु पे अलग अलग टैक्स लगता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से जो है ना हमको माइनस कर देना है परसेंटेज के फर्म में। उसको माइनस करने के बाद मान लीजिए इसका 30% 20 का लेती है तो यानी 6 रुपया हो गया। अब इसको माइनस करने के बाद क्या होता है कि मेरा 14 रुपया जो है, 14 करोड़ समझिए, 14 करोड़ इसका पेट हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो ऑपरेशन किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ओरिजिनल जो नेट प्रॉफिट जो है ना मेरा यही निकला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद 14। अब मार्जिन निकालना है तो सबका मार्जिन उसी प्रकार से निकलेगा, जैसे ये 14 है। अब इसमें से 100 करोड़ का सेल्स किया, अब इसमें 100 से किए तो बराबर 14% जो है ना मेरा पेट मार्जिन हो गया। क्या हो गया, पेट मार्जिन 14 रुपया होगा। अब जो है ना कि ये हम भाई टोटल जो सेल्स किए उसको सब चीज़ देने के बाद, टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, डिप्रिसिएशन, जो भी मेरा जो सामान खर्च होगा, यानी कि भविष्य में भी जो खर्चा हुआ, जो यानी कि जो फैक्ट्री लगाए हैं उसका भी वैल्यू कम हो रहा है, या जो मशीनरी लगाए हैं उसका वैल्यू कम हो रहा है, उसको
इसको हटाने के बाद, सब कुछ हटाने के बाद जो है ना कि हमको 14 यानी कि % मार्जिन हमको मिल रहा है। अब जितना रुपया ये मिला, ये परसेंटेज फॉर्म में है, लेकिन अगर मान लीजिए 14 करोड़ हमको मिला, तो अब ये 14 करोड़ में अब ये हमको देखना है कि ये नंबर ऑफ शेयर, अगर मान लो ईपीएस अगर इसका निकाला जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर को इसमें भाग दे देना है, जिससे ये निकल जाएगा कि भाई प्रत्येक शेयर पे हमको कितना रुपया मिला। सीधा सा फंडा यही है कि आप जो है उसमें से जो है ना कि अगर हमको ईपीएस निकालना है तो ईपीएस निकालने के लिए जितना रुपया हम कमाए हैं और जितना शेयर है मेरे पास उसको भागा दे देंगे, ऑटोमेटिक हमको निकल जाएगा कि एक शेयर पे कितना रुपया मिला। ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी कंपनी को बैलेंस शीट पढ़ने वक्त, ये शुरुआती यानी कि फेज है, उसमें बहुत सारे और भी हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, यानी कि कहीं कंपनी हमको फैस तो नहीं कर रही है, क्या उसमें सही दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आप ये जान सकते हैं कि किसी भी कंपनी को जज करने का जो तरीका है इस तरह पता चल गया। पहले तो सेल्स करना है, सेल्स होना चाहिए, सेल्स ही नहीं होगा तो कंपनी ग्रोथ में नहीं आएगी। अब बहुत सा कंपनी होता है क्या कि सेल्स बहुत ज़्यादा कर देती है जानबूझ के कि भाई कि चलो बहुत ज़्यादा सेल्स करें, लेकिन वो बेनिफिट एक बार तो उस कंपनी से दूर रहना है। तो अब उसमें जो है ना कुछ कॉस्ट होता है, कुछ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स माइनस करना हो सकता है। IT सेक्टर है तो इसमें जो है डायरेक्ट इसमें रहेगा क्या, यानी कि एम्प्लॉई खर्च। तो अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, फिर इसको सेलिंग में और एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंस जो इसमें खर्च हुआ तो वो इसमें से माइनस होगा, तो हमारा EBITDA निकल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद EBITDA में अगर डा को हटाते हैं, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन अगर हटाते हैं तो ये जो है ना हटाने के बाद मेरा EBIT निकल जाएगा। अब EBIT निकलने के बाद जो है ना कि हम अगर इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट देने के बाद जो है ना कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा, यानी कि टैक्स अभी नहीं दिए हैं, प्रॉफिट जो है ना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। अब उसके बाद इसमें से जो हम टैक्स देते हैं तो मेरा पेट मार्जिन निकल जाता है, पेट निकल जाता है। पेट मार्जिन हम बना लेते हैं कि कितना मार्जिन हम कमाए, जितना जो यानी कि सिस्टम को चलाएं, इतना जो सेलिंग किए, जो भी हम बिजनेस किए हैं उसमें से जो हमको कितना % का ग्रोथ है आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट यानी कि वीडियो में हम देखेंगे कि ROE क्या होता है, ROC क्या होता है और कब बुक वैल्यू क्या होता है, जिस आपका P रेशियो क्या होता है, ये सब कुछ यानी कि जानेंगे कि कैसे कंपनी को यानी कि हम क्या क्या ज़रूरी होता है किसी कंपनी को जज करने के लिए। इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।